आज की हमारी जो बुक है वो होने वाली है कम्युनिकेट योर फीलिंग विदाउट स्टार्टिंग ए फाइट। यानी कि दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं अपनी फीलिंग को अच्छे से हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना फाइट के। रोहन एक लड़का जो कि अपनी लाइफ से काफ़ी परेशान था, क्योंकि उसके वाइफ के साथ में उसके काफ़ी झगड़े होते थे। हर दिन उन दोनों का जो झगड़ा है, फाइट है, होती रहती थी। बिना किसी वजह के ही वो दोनों झगड़ा करना स्टार्ट कर देते थे और उसी के कारण ही उसकी जो लाइफ है काफ़ी अच्छी नहीं चल पाती थी। उसका काम में कोई भी मन नहीं लग पाता था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान था। बिना वजह ही उनके झगड़े स्टार्ट हो जाना और उन दोनों में से कोई भी अपनी जो गलती है वो मानने को तैयार नहीं होते थे, और जिसकी वजह से ही वो काफ़ी परेशान था। रोहन ऐसे ही बाहर निकला था और बाहर वो घूमने निकला था, जिसके बाद वो एक बुक स्टोर में चला जाता है। जिसके बाद उसकी नज़र एक किताब के ऊपर पड़ती है जिसके ऊपर लिखा था कम्युनिकेट योर फीलिंग विदाउट स्टार्टिंग ए फाइट। ये टॉपिक सुनते ही उसको काफ़ी अच्छा फील होता है और वो अंदर ही सोचता है कि काश ये बुक मेरी लाइफ चेंज कर सकती है। देखते हैं कि इस बुक में ऐसा क्या है जो कि मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है। हो सकता है कि हमारे झगड़े बंद हो सकते हैं, अपनी जो फीलिंग है उसको अच्छे से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो बुक को उठाता है और उसमें जो पहला पॉइंट है वो पढ़ता है इमोशनल स्टेबिलिटी इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर फीलिंग। ये टॉपिक पढ़ते ही उसके मन में काफ़ी अच्छा फील होता है कि हमारी भावनात्मक स्थिरता तभी संभव है जब हम अपनी भावनाओं को जिम्मेदारी में लें। यानी कि दोस्तों, हमारी जो भावना स्थिरता है, यानी कि हमारी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, वो तभी संभव है जब हमारी जो भावनाएं हैं उसको हम कंट्रोल में रखें। हमारी जो भी जिम्मेदारी है उनको हम लेना स्टार्ट कर दें। रोहन को काफ़ी अच्छा फील होता है और उसको लगता है कि मैं ये नहीं करता था, मेरा जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ख़राब है। वो इसी वजह से ही संभव नहीं हो पाता है क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी से भटकता रहता हूँ। मेरी जो भावनाएं हैं वो जिम्मेदारियों में नहीं हैं। मैं किसी भी भावना में बह कर के लड़ाई करना स्टार्ट कर देता हूँ, जिसके बाद उसको समझ में आ जाता है कि कभी भी अपनी भावनाओं में बह कर के हमें कोई भी लड़ाई स्टार्ट नहीं करना चाहिए। हमारी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो तभी काम करती है, वो तभी संभव है जब अपनी भावनाओं पर हम कंट्रोल रखें, उनकी जिम्मेदारी लेना स्टार्ट कर दें। थोड़ी सी बात होते ही अगर हम लड़ाई झगड़े करने लग जाएंगे तो उससे हमारी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो कंट्रोल में नहीं होगी। हमारी जो फीलिंग है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेनी पड़ेगी, तभी हमारी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो बन पाएगा। रोहन को ये भी समझ में आ जाता है कि आज के बाद में वो किसी भी भावना में बहकर के लड़ाई स्टार्ट नहीं करेगा। वो खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेना स्टार्ट करेगा और खुद को कंट्रोल रखने की कोशिश करेगा। पहला जो पॉइंट है रोहन को काफ़ी अच्छा समझ में आता है और वो आगे की तरफ बढ़ता है। दूसरा पॉइंट पढ़ता है जो कि है ब्लेम इज ए डिफेंस मैकेनिज्म दैट कीप यू एंग्री व्हील प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम एग्जामिनिंग योर रोल इन ए प्रॉब्लम। यानी कि दोष देना एक रक्षा तंत्र है जो आपको क्रोधित रखता है तथा समस्या में आपकी भूमिका की जांच करने से रोकता है। यानी कि दोष देना एक रक्षा तंत्र है जो हमको हमेशा गुस्से में रखता है और हमारी जो समस्याएं हैं उसकी जांच करने में हमारी भूमिका को रोकता है। एक दूसरे को दोष देना काफ़ी गलत होता है और यही रोहन के साथ में होता था। उसे भी लगता था कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के ऊपर दोष देते रहते हैं कि तुमने ये किया, वो किया, वगैरह वगैरह, जिसके कारण ही उनका झगड़ा लंबे टाइम तक बना रहता है और उनका जो झगड़ा है उसका एंड नहीं होता है। इसलिए हमेशा उसको ये भी समझ में आ गया था कि दोष देना काफ़ी ख़राब बात है। एक दूसरे को दोष देना ही उनके झगड़े का मेन रीज़न था, जिसकी वजह से रोहन को समझ में आ गया था कि आज के बाद में वो दोष नहीं देगा, जिसके बाद ही उनका झगड़ा ख़त्म हो सकता है या फिर स्टार्ट ही नहीं होगा। हम एक दूसरे को दोष देते हैं जिसकी वजह से ही हमारे जो झगड़े हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और उनका एंड नहीं होता है। बिना किसी वजह की ही हम झगड़े करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमको एक दूसरे की फीलिंग समझना है, उसके साथ में अच्छे से कम्युनिकेट करना है, तो सबसे पहले एक दूसरे को दोष देना छोड़ देना चाहिए। जिसके बाद ये पॉइंट रोहन को काफ़ी अच्छा समझ में आया और उसने डिसाइड किया कि आज के बाद वो अपनी वाइफ को किसी भी काम में कोई भी दोष नहीं देगा, यानी कि झगड़ा स्टार्ट नहीं करेगा। उसके बाद में रोहन अगला पॉइंट पढ़ता है बी केयरफुल नॉट टू कन्फ्यूज ग्रीफ विथ सेल्फ पिटी क्रीविंग योर लो सील्स बट सेल्फ पिटी
परपेट्यूटिस योर सफरिंग, यानी कि सावधान रहें, दुख को आत्मदया के साथ न मिलाएं। अपने नुकसान पर शोक करने से आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन आत्मदया आपके दुख को बनाए रखती है। यानी कि दोस्तों, आपको सावधान रहना है। अपना जो दुख है उसको आत्मदया के साथ में आपको नहीं मिलाना है। हम कोई भी नुकसान करते हैं उसका शोक करके उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम उसको अपने माइंड में बैठा लेते हैं, उसके बारे में अधिक सोचने लग जाते हैं, तो उस चीज का हमको काफी लंबे टाइम तक दुख बना रहता है। रोहन को यह भी बात समझ में आ गई थी कि जब भी उनका झगड़ा होता है उसको पकड़ करके वो काफी लंबे टाइम तक बैठा रहता है, जिसके कारण ही उन दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं होती थी। और उसने डिसाइड किया था कि आज के बाद में जब भी झगड़ा होगा तो मैं कुछ टाइम बाद में उसको भूल जाऊंगा, जिसके बाद में ही उसका जो माइंड है काफी अच्छा रहेगा और उन दोनों का जो झगड़ा है वो फिर से नहीं होगा। रोहन को ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग लगा। उसको ये भी समझ में आया कि झगड़ा करने के बाद में अगर हम उसके बारे में काफी देर सोचेंगे तो हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे काफी लंबे टाइम तक। अगर हम झगड़ा करने के बाद में उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद में ही उस झगड़े को हम भूल जाएं और बातें करना स्टार्ट कर दें। रोहन को ये जो पॉइंट है काफी अच्छा समझ में आया। उसने डिसाइड किया कि आज के बाद में अगर उन दोनों के बीच में कोई भी झगड़ा होता है तो उसको कुछ टाइम बाद ही वो भूल जाएगा, जिसके बाद ही उसका जो नुकसान है, जो उसने झगड़ा किया है, वो ठीक हो जाएगा और फिर से उनके बीच में सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अगर उस झगड़े को वो अपने माइंड में बैठा लेगा तो काफ़ी लंबे टाइम तक वही झगड़ा उसके माइंड में घूमता रहेगा, जिसके बाद ही वो काफ़ी उदास बैठा रहता था और इसी के कारण ही उनका झगड़ा काफ़ी लंबा चलता था। ये पॉइंट को ध्यान में रख करके रोहन ने ये भी डिसाइड किया कि आज के बाद में वो झगड़ा तो करेगा ही नहीं, और जब भी झगड़ा उनके बीच में किसी भी वजह से होता है तो उसको काफ़ी देर तक वो अपने माइंड में याद नहीं रखेगा, जिसके बाद हो सकता है कि उनकी जो लाइफ है काफ़ी अच्छी हो सकती है। जैसे रोहन इस बुक को पढ़ता जा रहा था उसका इंटरेस्ट काफ़ी और बढ़ रहा था। वो अच्छे से उस बुक को समझ रहा था और उसको ऐसा भी लग रहा था कि उसके लाइफ की जो प्रॉब्लम है वाकई में ये बुक ठीक कर सकती है। तो उसके बाद में उसने अगला पॉइंट पढ़ना स्टार्ट किया। एपोलोजाइजिंग कैन बी डिफिकल्ट एज नोबडी लाइक टू एडमिट देयर वे रॉन्ग, हाउएवर जस्ट ए रनिंग is necessary for the successful track athlete. Apologizing is necessary for those who wish to be in a successful relationship. यानी कि माफ़ी मांगना मुश्किल हो सकता है क्योंकि हर कोई ये स्वीकार नहीं करना चाहता है, वही गलत है। हालांकि जिस तरह सफल ट्रैक एथलीट के लिए दौड़ना जरूरी है, उसी तरह सफल रिश्ते में रहने के लिए इच्छा रखने वालों के लिए माफ़ी मांगना जरूरी भी है। ये पॉइंट भी रोहन को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि उसको पता था कि जब भी उन दोनों के बीच में झगड़ा होता था, दोनों में से कोई भी एक दूसरे से माफ़ी नहीं मांगता था। भले ही दोनों की गलती है, लेकिन उसके बाद भी उन दोनों में से कोई भी जो माफ़ी है वो मांगना पसंद नहीं करता था, क्योंकि एक दूसरे से अगर वो माफ़ी मांगेंगे तो काफ़ी छोटे हो जाएंगे, अपने आप को काफ़ी छोटे महसूस करेंगे। ये पॉइंट रोहन को अच्छा समझ में आया और उसको लगा कि अगर हम एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं तो हमारा जो झगड़ा है काफ़ी जल्दी ख़त्म हो सकता है और हो सकता है कि हमारे बीच में काफ़ी कम झगड़े हों। इसलिए हमेशा माफ़ी मांगना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। जब आप माफ़ी मांगोगे अपने पार्टनर से जब भी झगड़ा होता है तो हो सकता है कि थोड़ा आपको अजीब लगे, आप खुद को छोटा महसूस करें, लेकिन ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपको अपने रिश्ते को काफ़ी लंबा और काफ़ी सफल चलाना है तो उसमें माफ़ी मांगना कोई बुरी बात नहीं होती है। और रोहन ने ये डिसाइड किया कि आज के बाद में अगर उसकी गलती होगी तो सबसे पहले माफ़ी मांग लेगा, जिसके बाद उनका झगड़ा अधिक नहीं चलेगा या फिर उन दोनों के बीच में जो झगड़े हैं वो काफ़ी कम होंगे। अगर वो काफ़ी जल्दी माफ़ी मांग लेता है अपनी गलतियों के लिए तो वाकई में उसका जो पार्टनर है वो भी काफ़ी अच्छा फील करेगा और आने वाले टाइम में उसके साथ में काफ़ी अच्छी बातें हो सकती हैं। ये पॉइंट उसको काफ़ी अच्छा लगा। वाकई में उसने ये एडमिट कर लिया था कि आज के बाद में वो माफ़ी ज़रूर मांगेगा जब भी उसकी गलती होगी। उसके बाद में रोहन आगे बढ़ता है और आगे का पॉइंट पढ़ता है। When you think someone make you feel a certain way, the underlying message is that they are a puppet master over you, giving and taking away certain emotion. यानी कि जब आप सोचते हैं कि कोई व्यक्ति आपको एक निश्चित तरीके से महसूस कराता है तो अंतर्निहित ये संदेश है कि वे आपके ऊपर कठपुतली का मालिक है।
जो कुछ भावनाएं देते हैं और लेते हैं। यानी कि जब भी आपको लगे कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे वाकई में प्रेम करता है, तो आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि वो झगड़ा कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपके ऊपर हक जताना चाहता है। ये काफ़ी अच्छी बात है। रोहन को यही बातों की वजह से, रोहन को लगता था कि इन्हीं बातों की वजह से ही तो उनके बीच में झगड़ा होता था, क्योंकि उसकी जो वाइफ है हर काम के लिए उसको टोकती रहती थी और जिसके बाद ही उसको काफ़ी अधिक गुस्सा आता था और उसका झगड़ा स्टार्ट हो जाता था। इस पॉइंट को पढ़ने के बाद में रोहन को लगा कि वाकई में उसकी जो वाइफ है वो उसके साथ में काफ़ी अधिक प्रेम करती है, जिसके बाद ही वो हर काम के लिए उसको टोकती थी, क्योंकि वो उसके लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमेशा उसने ये भी डिसाइड किया कि आगे से वो अपने पार्टनर के हर बात मानेगा और उसको ये भी अच्छा फील हुआ कि वाकई में उसका जो पार्टनर है उससे काफ़ी अधिक प्रेम करता है, काफ़ी अधिक लव करता है। इसी की वजह से ही उनके बीच में झगड़े स्टार्ट हो जाते थे। आपसे जो प्रेम करता है वो वाकई में आपसे झगड़ा करने की कोशिश जरूर करेगा। उसके बाद वो आगे बढ़ता है और आगे का पॉइंट पढ़ता है, थॉट्स आर नॉट फीलिंग एंड फीलिंग्स आर नॉट थॉट्स। यानी कि विचार भावनाएं नहीं हैं और भावनाएं विचार नहीं होती हैं। हमारे जो विचार हैं वो भावनाएं नहीं होते हैं और हमारी जो भावनाएं होते हैं हम उनको विचारों के साथ में लिंक कर देते हैं, जो कि गलत चीज़ें हैं। ये पॉइंट पढ़ने के बाद में रोहन को लगा कि वाकई में वो विचारों को और भावनाओं को एक समझ लेता है। जब भी उसके मन में कोई विचार आता है तो वो इमोशन में आकर के झगड़ा करना स्टार्ट कर देता है, जबकि एक चीज़ें गलत होती हैं। इमोशन अलग चीज़ होते हैं, यानी कि फीलिंग अलग चीज़ होती हैं, और जो थॉट्स होते हैं वो काफ़ी अलग चीज़ होते हैं। विचार हमारे माइंड में आते हैं जो कि हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं किसी काम की वजह से ही, और भावनाएं अलग चीज़ होती हैं, यानी कि जो फीलिंग है वो अलग चीज़ होती हैं, जो कि हमारे पार्टनर के साथ में हमको आ सकती हैं। इस पॉइंट को पढ़ के रोहन को ये समझ में आ गया था कि आज के बाद में वो विचारों को और जो फीलिंग होती है, जो भावनाएं होती हैं, उनको अलग अलग करके देखेगा। इसके बाद में रोहन आगे बढ़ता है, आगे का पॉइंट पढ़ता है, कम्युनिकेशन योर फीलिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट योर पार्टनर्स, लाइकवाइज इट्स योर पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट देयर फीलिंग नॉट योर्स। यानी कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना अपनी जिम्मेदारी है, आपके साथी की नहीं। इस तरह अपनी भावनाओं को व्यक्त करना आपके साथी की जिम्मेदारी है, आपकी नहीं है। यानी कि अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो फीलिंग है, उनको व्यक्त करना जताना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने साथी के साथ में वो उसकी नहीं है। और उसी प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना आपके साथी की जिम्मेदारी है, आपकी नहीं है। हम एक दूसरे की जो फीलिंग है उनको व्यक्त करना खुद की जिम्मेदारी अगर समझते हैं तो हमारा झगड़ा नहीं होगा। हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर उसको अच्छे से निभाते हैं तो हमारे बीच में कोई भी झगड़े स्टार्ट नहीं होंगे। रोहन को ये भी बात समझ में आ गई थी कि आज के बाद में वो दोनों अपनी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको देखेंगे, एक दूसरे के ऊपर कोई भी जो बातें हैं वो नहीं थोपेंगे, जिसके बाद उनके माइंड में कोई भी जो झगड़े का विचार है वो नहीं आएगा। तो दोस्तों, इन सारे पॉइंट की वजह से ही रोहन की लाइफ तो चेंज हो गई थी और वो अपनी लाइफ में काफ़ी खुश था। इस बुक ने उसकी लाइफ को काफ़ी अच्छा बना दिया था। उसके बीच में कोई भी झगड़े जो है वो स्टार्ट नहीं होते हैं और उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो गई थी। अगर आपकी भी लाइफ में काफ़ी झगड़े होते हैं तो आप भी अपने पार्टनर को समझना चाहते हैं तो इस बुक को पढ़ सकते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। और उम्मीद करता हूँ कि ये समरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी।